हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में अपन देखने वाले देखिए रेट 2015 में जो पेपर आता है लेवल फर्स्ट में मनोविज्ञान के यहाँ पर देखिए प्रश्न देखने वाले पूरे 30 प्रश्न। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों। चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए कि मस्तिष्क को संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। देखिए मस्तिष्क में यहाँ पर आपको खाली जगह दे रखी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर देखिए क्या होगा, डिसलेक्सिया। क्या होगा यहाँ पर, डिसलेक्सिया मस्तिष्क संरचना एवं तथा कृत्यों में विभेद का क्या है परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है क्या है वह साधारणतः उन्हें क्या है मानसिक न्यूनताग्रसित की श्रेणी में रखती है। तो जिन बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है देखिए यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 70 से कम। जिनकी क्या होती है दोस्तों, 70 से कम जिनकी बुद्धि लब्धि होती है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनताग्रसित श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 3। बच्चों में अमूर्तता अमूर्तमान क्या दोस्तों, बच्चों में अमूर्तमान प्रतियों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो कौन से बच्चे होते हैं जिनमें अमूर्तमान प्रत्यय ग्रहण करने की क्षमता होती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनमें देखिए अमूर्तमान जो प्रत्यय होते हैं उनको ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। जो तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं दोस्तों, तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं कि रक्षात्मक युक्तियाँ। क्या कहते हैं उन्हें, रक्षात्मक युक्तियाँ उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी अपना इसका राइट आंसर होगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी समस्या है जो कि सामाजिक रूप से वंचित बालक की नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए इसकी अपन बात करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। ये क्या है, सामाजिक रूप से वंचित बालक की विशेषता समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 6। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है। तो शिक्षण प्रक्रिया होती है इसमें विद्यार्थी क्या होता है, आश्रित चर होता है। क्या होता है, आश्रित चर इसमें होता है विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो देखिए मूल्यांकन का प्रकार यहाँ पर नहीं पूछा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा देखिए निर्णयात्मक मूल्यांकन होता है, योगात्मक होता है, जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन मूल्यांकन वो होता है, लेकिन मानक मूल्यांकन ये मूल्यांकन का प्रकार नहीं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है। तो एनसीएफ 2005 दोस्तों ये बल देता है किस पर, करके सीखने पर। किस पर बल देता है, एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 8 का। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। देखिए मूल्यांकन का कौन सा त्रिकोण का भाग नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर देखिए शिक्षण अनुभव। क्या दोस्तों, शिक्षण अनुभव यहाँ पर मूल्यांकन का जो त्रिकोण है उसका भाग नहीं है, जबकि शैक्षणिक उद्देश्य मूल्यांकन और अधिगम अनुभव ये सब क्या है यहाँ पर त्रिकोण के भाग हैं, और शिक्षण अनुभव यहाँ पर इसका भाग नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी अपना सही उत्तर होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान में से कौन सा कथन यहाँ पर देखिए सही नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता होता है, बिल्कुल होते हैं। समस्या का हल शीघ्रता से हो जाता है, बिल्कुल। समस्या का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि कथन सही नहीं है, जबकि ऊपर दोनों कथन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 10 का। फिर देखिए प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो आरटीआई 2009 के अनुसार शिक्षण हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने, यानी आरटीआई 2009 के अनुसार एक शिक्षक को कितने घंटे प्रति सप्ताह कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यहाँ पर देखिए कितना, 45 घंटे। कितना होगा दोस्तों, 45 घंटे हर शिक्षक को प्रति सप्ताह यहाँ पर कार्य करना चाहिए। फिर देखिए प्रश्न नंबर 12 की बात करें, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है ये होता है यहाँ पर कितने वर्ष की उम्र में,
यहाँ पर देखिए 11 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें यहाँ पर बालक में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का यहाँ पर विकास हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा अपना? बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है ये कौन सा है? स्नायुमंडल है, एंड्रोक्राइन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, या फिर मांसपेशियों की वृद्धि है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही उत्तर है वो होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि शारीरिक क्षेत्र सभी होते हैं, स्नायुमंडल भी होता है, एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स भी होता है और मांसपेशियों की वृद्धि भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, इसका उपयुक्त सभी होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 14, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। देखिए यह कथन किसने कहा है? तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन है यहाँ पर किसका? ये जो कथन है दोस्तों यहाँ पर किसने दिया था, यानी किसने कहा था? तो ये कहा था देखिए यहाँ पर रोस ने। किसने कहा था? जेस रोस, जिसे अपन कहते हैं रोस के द्वारा कहा गया था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, अधिगम अंतःकरण का थार्डॉइक का सिद्धांत कौन सा है? तो अधिगम अंतःकरण का थार्डॉइक सिद्धांत कहा जाता है। तो थार्डॉइक का जो सिद्धांत है वो क्या कह रहा था? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। क्या कहलाता है? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा वंशानुकरण का नियम नहीं है? देखिए वंशानुकरण का नियम कौन सा है? यहाँ पर समानता का है, प्रत्यागमन का होता है, भिन्नता का होता है, लेकिन अभिप्रेरणा का यहाँ पर देखिए नियम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 17, यहाँ पर दे रखा है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण कौशल पूर्णतः विकसित हो चुकी होती है। कौन सी अवस्था तक यहाँ पर बालक की जो है दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कौन सा? वो होगा अपने यहाँ पर देखिए 8 से लेकर 9, क्या दोस्तों 8 से 9 वर्ष का जो बालक होता है उसकी बालक की दृष्टि तथा सुनने की जो इंद्रिय है वो पूर्णतः विकसित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 17 का। फिर देखिए 18 पर चलते हैं, इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की ओर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। तो कौन सी अवस्था है यहाँ पर जिसमें बालक की घूमने की अवस्था और खोज करने की अवस्था होती है, यानी खोज करने की दोस्तों उसमें प्रवृत्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर 18 की अपन बात करें, 18 का यहाँ पर राइट आंसर होगा उत्तर बाल्यावस्था में। किस अवस्था में? यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था में बालक में एक तो खोजी प्रवृत्ति होती है, उसके बाद देखिए घूमने की भी प्रवृत्ति इसमें होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक यहाँ पर दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर देखिए अपन बात करें कौन सा राइट आंसर होगा इसका। तो यहाँ पर देखिए एक तो यहाँ पर देखिए जो माना गया था बोर्ड के द्वारा वो बी भी माना गया था और सी भी माना गया, क्योंकि पुरस्कार भी अर्जित किया जाता है और रुचि भी आप क्या है अर्जित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस देखिए 19 में बी और सी दोनों यहाँ पर राइट माने गए थे। फिर देखिए प्रश्न नंबर 20 की दोस्तों बात करें, अभिप्रेरणा वर्जित होती है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। देखिए अभिप्रेरणा वर्णित होती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा भावात्मक जागृति द्वारा। क्या होती है? भावात्मक जागृति द्वारा अभिप्रेरणा यहाँ पर देखिए वर्णित होती है। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 21, चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? देखिए चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू आता है? तो चिंतन मानसिक क्रिया का जो पहलू है वो होगा यहाँ पर देखिए कौन सा? ज्ञानात्मक। कौन सा पहलू है? ज्ञानात्मक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 22, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो संकेत अधिगम है, इसके अंतर्गत क्या सीखा जाता है दोस्तों? इसके अंतर्गत सीखा जाता है देखिए पारंपरिक अनुकूलन। क्या सीखा जाता है यहाँ पर? देखिए पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर का प्रश्न नंबर 22 का। फिर देखिए अपन बात करें प्रश्न नंबर 23 की। 23 में देखिए व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो व्यक्तिगत भेद किस किस तरह पाए जाते हैं? बुद्धि स्तर में, गतिवाही योग्यता में, अभिवृत्ति में। तो यहाँ पर जो देखिए इसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर देखिए उपयुक्त सभी, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता अलग अलग पाए। जैसे देखिए व्यक्ति की जो बुद्धि है वो भी अलग अलग हो सकती है, बुद्धि का स्तर, गतिवाही योग्यता यानी सीखने की गति अलग हो सकती है, अभिवृत्ति में भी यहाँ पर सभी में देखिए अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं,
चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए, चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक यहाँ पर आवश्यक होता है समस्या। यदि समस्या नहीं है तो क्या है, चिंतन प्रारंभ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 25 पर चलते हैं। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया है। तो बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है ये विकसित किया है, देखिए यहाँ पर टर्मन ने। किसने? टर्मन जो था उसने यहाँ पर बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय वो विकसित किया था। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 26। बाहरी आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो बाहरी आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वो जो वर्णन है क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है, देखिए यहाँ पर वो कहा जाता है सतही दृष्टिकोण। क्या कहा जाता है? सतही दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? देखिए, पिछड़ेपन का कारण नहीं दे रखा, तो यहाँ पर अपन को ढूंढना है। वो देखिए, सामान्य बुद्धि का अभाव बिल्कुल होता है। शारीरिक दोष ये भी पिछड़ेपन का कारण होता है। विशिष्ट पिछड़ापन होता है, लेकिन स्वस्थ वातावरण ये पिछड़ेपन का कारण नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 27 का डी। फिर देखिए प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं दोस्तों। व्यक्तित्व का पहला प्रकार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो व्यक्तित्व का पहला जो है प्रकारात्मक जो है वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, ये किया था किसने? इसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर हिप्पोक्रेटस ने। किसने किया था? व्यक्तित्व का पहला वर्गीकरण जो किया था वो किया था हिप्पोक्रेटस ने। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो सामान्य तथा विशिष्ट कारक जो बताएं किसके द्वारा किया गया है? इस सिद्धांत का ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया? स्पीरमैन के द्वारा। किसके द्वारा? स्पीरमैन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अंतिम क्वेश्चन 2015 का मनोविज्ञान होगा। तो प्रतिभाशाली परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? जो प्रतिभाशाली प्रगतिशील, क्या दोस्तों, प्रगतिशील परिवार होते हैं उन परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक प्रबल होता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा, देखिए उपलब्धि। जो प्रगतिशील परिवार होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनमें देखिए उपलब्धि प्रेरक सबसे प्रबल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये है 2015 का जो पेपर आया था लेवल 1 में मनोविज्ञान के पूरे 23 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।